हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए सबसे बेहतरीन बुक कौन सी है, जो कि सभी प्रतियोगी छात्रों के पास होनी चाहिए, जिसकी विषय वस्तु और भाषा शैली सरल हो और छात्र उसे सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी पढ़ सकें। तो इस दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया जो बुक मुझे दिखाई पड़ रही है उसका नाम है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन इस बुक का नाम है। इसके राइटर के बारे में बातचीत करें तो दो राइटर्स हैं इसके। पहले राइटर का नाम है सत्यदेव चौधरी, जो कि पूर्व रीडर हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। वहीं दूसरे जो लेखक हैं जिनका नाम है डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त, जिनका संबंध भी पूर्व रीडर हिंदी विभाग से दिल्ली विश्वविद्यालय से रहा है। तो ये दोनों लेखक हो गए। अगर प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन नमन प्रकाशन से ये बुक पब्लिश हुई है। इसके अलावा आपको मार्केट में अशोक प्रकाशन से भी रिलेटेड ये बुक दिखाई पड़ती है। तो दोनों में से आप कहीं से भी बुक को खरीद सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो विषय वस्तु है, जो कि प्रतियोगी छात्रों के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से विषय वस्तु को देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी और इसको आप अपने आवश्यकता अनुसार खरीद सकते हैं। पहले बात करते हैं हम भारतीय काव्यशास्त्र पर, जो कि कई पॉइंट्स में इसके टॉपिक्स को दिए गए हैं। जिसमें पहला पॉइंट है भारतीय काव्यशास्त्र एक दृष्टि में, दूसरा है काव्य हेतु पर भारतीय तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण से विचार किया गया है। तीसरा पॉइंट है काव्य प्रयोजन पर भी भारतीय तथा पाश्चात्य दृष्टि से विचार किया गया है। चौथा पॉइंट है शब्द शक्ति। पांचवा है ध्वनि व्यंग तथा गुणीभूत व्यंग। छठा है रस के अंग। सातवां है रस का स्वरूप भारतीय तथा पाश्चात्य दृष्टि में। आठवां पॉइंट है रस निष्पत्ति। नौवां है साधारणीकरण। 10वां है श्रृंगार, रसराज क्यों कहा जाता है। 11वां है करुण आदि रसों का आस्वाद। 12वां है एको रसः करुण एव। तो ये दोनों, चाहे श्रृंगार रस रसराज के रूप में आए, चाहे एको रसः करुण एव, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स वाइज दिया गया है इस बुक में। 13वां पॉइंट है शांत रस। 14वां है भक्ति रस अथवा भाव। कई बार डिबेट है कि भक्ति रस है या फिर भाव है, इसको उसमें क्लियर किया गया है। पॉइंट 15 रस संख्या। रसों की संख्याओं को लेकर काफ़ी डिबेट रहा है, जिसमें कि भरत मुनि के 8 रस माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं, उसमें भी हमने इसका जिक्र किया है। पॉइंट 16 मित्र रस और शत्रु विरोधी रस। कई ऑब्जेक्टिव्स किताबों में आप पढ़ते होंगे जहाँ पर इसको बताया गया कि कौन कौन ऐसे रस हैं जो कि मित्र रस हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, कौन ऐसे रस हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं। 17वां पॉइंट है अलंकार सिद्धांत। 18वां पॉइंट है रीति और गुण। 19वां है दोष। 20वां है वक्रोक्ति सिद्धांत। 21वां औचित्य सिद्धांत। 22वां काव्य की आत्मा तथा विभिन्न काव्य सिद्धांत। 23वां काव्य का लक्षण। 24वां है कवि समय। तो ये पूरे पॉइंट्स जो कि भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित है, टोटल 24 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश की गई है। वहीं बात करते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में, क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जितनी भी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, सबकी भाषा शैली किसी न किसी रूप में कठिन है, लेकिन इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी आपको आसान लगेगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें। तो कंटिन्यू करते हैं। 24 पॉइंट भारतीय काव्यशास्त्र में था। 25वां पॉइंट है पाश्चात्य काव्यशास्त्र एक दृष्टि में, और फिर आगे जितने पॉइंट्स हैं वो सिद्धांत और वाद के आधार पर हैं, जिसमें कि 26वां पॉइंट दिया है प्लेटो। 27वां अरस्तु। 28वां लोनजाइनस। 29वां होरेस। 30वां जॉन ड्राइडन। 31वां डॉक्टर जॉनसन। 32वां विलियम वर्ड्सवर्थ। 33वां सैमुअल टेलर कॉलरिज। 34वां मैथ्यू अर्नाल्ड। 35वां आई ए रिचर्ड्स। 36वां टी एस इलियट। 37वां नव्य शास्त्रवाद। 38वां स्वच्छंदतावाद। 39वां कला के लिए। 40वां अभिव्यंजनावाद। 41वां अस्तित्ववाद। 42वां दिया है प्रतीकवाद। तो एक तरीके से कुल इसमें लगभग 18 पॉइंट्स दिए गए हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत। इसी में दिया गया है काव्य संबंधी जितनी समस्याएं हैं या फिर उन पर विचार किया गया है। उसमें है कि 43 नंबर पर दिया गया है काव्य तथा अन्य कलाओं का संबंध। 44 नंबर पर काव्य सृजन की प्रक्रिया। 45 काव्यानुभूति का स्वरूप। 46 काव्यानुभूति की प्रक्रिया। 47
कविता और समाज, 48 कविता में विचार की भूमिका, 49 शैली और शैली विज्ञान, 50 मिथक, आद्य रूप, बिंब, प्रतीक और रूपक। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक में आपको मिल जाएगा। 51वें नंबर पर दिया गया है कविता में छंद और लय। इसके अलावा बातचीत की गई है काव्य विधाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण रही हैं, जो कि आपको इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में ये सब पूछ लिया जाता है कि महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, गीति काव्य क्या है। तो बात करते हैं कंटिन्यूशन में ही। पॉइंट नंबर 52 यानी कि 52वें नंबर पर है महाकाव्य, 53वें पे है खंड काव्य, 54वां एकार्थ काव्य, 55 गीति काव्य, 56 दृश्य काव्य जिसमें कि रूपक और नाटक के बारे में चर्चा की गई है, 57 कॉमेडी के बारे में बातचीत किया गया है, कॉमेडी, 58 समस्या नाटक, 59 एकांकी, 60 कथा साहित्य का स्वरूप और शिल्प, 61 निबंध, 62 समालोचना, 63 नई समीक्षा, 64 जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज और रेखाचित्र। तो कुल मिलाजुलाकर ये बुक कुल 460 पेज की है और उसमें कुल 64 बिंदुओं पर बारीकी से विचार किया गया है, जो कि हर प्रतियोगी छात्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो जिनके पास होगी ये बुक उन्होंने पढ़ लिया होगा, जिनके पास ये बुक नहीं होगी वो इसे खरीद सकते हैं और एक बार अध्ययन कर सकते हैं। और ख़रीदने के बाद आप पढ़ने के बाद कमेंट्स कर बता भी सकते हैं कि ये बुक कैसी है। मेरे दृष्टिकोण में ये बुक काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ी, जो कि मार्केट में तमाम बुक्स उपलब्ध हैं उनके मुकाबले। तो आपको अगर ज़रूरत लगे, इसको विषय वस्तु आपने देख लिया होगा, तो उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। बाकी जिन जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस को भी देखिए और सिलेबस से इसकी विषय सूची का भी मिलान कर लीजिए। इसीलिए मैंने इसकी विषय सूची को विस्तृत रूप से बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप सभी को ये विषय सूची और ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।